नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो गया, उसका हमने PYQ और MCQ भी एक प्रैक्टिस भी आपको करा दी। जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखें। खैर, आज का जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक या दो क्वेश्चंस आना ही आना है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें हम पढ़ते हैं राज्यों के प्रवेश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ते हैं नए राज्यों की स्थापना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद देशी रियासतों को कैसे मिलाया गया, जिसमें हम पढ़ते हैं राज्यों के जो है गठन के लिए तमाम समितियां जो गठित की गई थी। यस के धर समिति क्या थी, जेवीपी समिति क्या थी, फजल अली आयोग समिति क्या थी, तमाम समितियां गठित की गई थी। राज्यों का गठन, किन राज्य का गठन कब किया गया, ये भी समस्या है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। खैर, मजे की आपको बात बताऊं कि कई क्लास आपके चलाए जा चुके हैं, जाकर के वहां पर अपनी क्लास को आप देखें। एक तो पहला वाला क्लास आपका चलाया जा चुका, पूरा डिटेल से हर फैक्ट पर हमने विचार किया है। संवैधानिक विकास, संविधान की एक विकास यात्रा को लेकर के आपका कोर्स जो है क्लास चलाया गया है, ये पहला वाला क्लास है। और इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक पूरा डिटेल से जो है क्लास चलाया गया है। मतलब कि कोई भी फैक्ट इसमें छोड़ा नहीं गया है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको पढ़ाया है भारत संविधान सभा। क्या पढ़ाया बाबू? संविधान सभा पढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ये भी पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, जाकर के इसको देखें। फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू किया गया है वह है संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। और फिर उसके बाद जो है संविधान की अनुसूचियां। क्या? संविधान के स्रोत और संविधान की अनुसूचियां, ये आपका टॉपिक चला हुआ है, अनुसूची। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया गया है आपको प्रस्तावना पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ाया गया है। अच्छा, मजे की बात है कि जितने ये टॉपिक चलाए गए हैं उसके जो है हमने पीवाई को भी देखे हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखे हैं। प्लस जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाने वाला है उसको भी हमने पूरा डिटेल से बातचीत किया है। तो जा करके आप एक तो डिटेल से देख करके अपना नोट्स बनाएं और दूसरा आप उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप में एक एक टॉपिक की मैच्योरिटी आ सके, ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, एक नए पेज से हेडिंग आप डालिएगा और संघ एवं राज्य क्षेत्र में आपको कुछ लिखना है ड्राफ्टिंग के माध्यम से। किस माध्यम से बाबू? तो आपने ड्राफ्टिंग करना है कि भाई संघ एवं राज्य क्षेत्र में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में, एक तो आप पहला चीज बताएं कि इसको संविधान के किस भाग में जो है रखा गया है। तो संविधान का जो भाग 1 है, उस संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र मिलता है। आपसे यही पूछेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र कहां पर है, संविधान के किस भाग में, तो आपने बताना है कि संविधान के भाग 1 में है। क्लियर इतनी बातें। अब अगर मैं कहूं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। इतनी बातें क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग इसमें और क्या चीजें पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग जो है रियासतों के एकीकरण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? रियासतों के एकीकरण को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियासतों के एकीकरण, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ राज्य पुनर्गठन के लिए गठित समितियों को पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत गठित समितियों को, और इसमें तमाम हम समिति पढ़ेंगे। एक तो यस के धर समिति पढ़ेंगे, यस के धर समिति, और दूसरा हम लोग जेवीपी समिति पढ़ेंगे, जेवीपी समिति, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है फजल अली समिति बोल सकते हैं, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोल सकते हैं। इसको हम जो है लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे राज्यों का गठन। क्या पढ़ेंगे बाबू? राज्यों का गठन।
मतलब कि किस सन में किस राज्य का गठन किया गया। यहां से इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने हैं। अब इतने टॉपिक से मतलब कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक ना। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अब एक काम करना, एक हेडिंग डालना, ऐसे आप ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है। यहीं से आपके क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएंगे। ये तो जान लीजिए कि ये आप सिविल स्तर का फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। मतलब कि कोई भी फैक्ट आपका छूटेगा नहीं। तो एक काम करना, जरा आपको एक अनुच्छेद हेडिंग डालना है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है इसको जरा पहले आप समझ लें। इसमें कहा गया है कि इंडिया, इसमें क्या कहा गया, बहुत अच्छा चीज है, कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है। क्या कहा गया बाबू, ऐसे आपको लिखना है पूरा, ठीक ना। इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है, भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक क्या होगा बाबू, संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ये आपका अनुच्छेद 1 कहता है। यहां तक किसी बात की दिक्कत तो नहीं ना। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखूं तो आप बोलेंगे कि इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, a union of state। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। अब समझना जरा, आपसे क्वेश्चंस यहां पर क्या पूछ सकता है। पहला चीज तो यही पूछ सकता है कि अनुच्छेद 1 में क्या बातें कही गई हैं। तो इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ये सीधा सा क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का नाम किन नामों में उल्लेखित है, या अनुच्छेद 1 में या संविधान में भारत का नाम किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तो भारत का नाम दो प्रकार से या दो नामों से जिक्र इसका मिलता है, एक तो इंडिया के नाम से और दूसरा किस नाम से, भारत नाम से। तो आप बताओगे कि भारत का जो नाम संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 1 में, वो दो नामों से अभिव्यक्त किया जाता है, संबोधित किया जाता है, एक तो इंडिया नाम और दूसरा भारत नाम। इंडिया क्या है, जो कि भारत है, ठीक ना। तो ये जो इंडिया नाम क्यों पड़ा, तो हमारे समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासनकाल था। क्या नाम था बाबू, अंग्रेजों का शासनकाल था। तो 1947 में तो देश आजाद हुआ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1947 में तो देश आजाद हुआ, लेकिन समस्या ये रहती है कि 1945 में ही कई संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी थी। जैसे आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना 1945। फिर उसके बाद आपने आईएमएफ की स्थापना सुनी होगी, क्या, आईएमएफ, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको हम कहते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर यूएन, इनमें पहले ही नाम जो भेजा जा चुका था अंग्रेजों के द्वारा, वो कौन सा नाम भेजा गया था, इंडिया नाम मेंशन था। और इसके अलावा 1947 से पहले अंग्रेजों ने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए थे भारत के, वो इंडिया नाम से किए थे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में भारत का जो ये इंडिया नाम है, यह इंडिया नाम आधुनिक परंपरा को शो करता है। किस परंपरा को शो करता है, आपने बताना है कि साहब ये आधुनिक परंपरा को शो करता है या आधुनिक संस्कृति को शो करता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहां तक किसी बात की समस्या तो नहीं ना। चलें आगे। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा भारत। तो आप जानते हैं राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ये एकदम प्राचीन नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत क्यों पड़ा, तो ये प्राचीन संस्कृति को शो करता है। जो भारत है ये प्राचीन संस्कृति को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है या संबोधित करता है। तो इंडिया नाम आधुनिक संस्कृति और भारत नाम ये प्राचीन संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलें आगे। अब यहां पर आपसे मेन क्वेश्चंस तो यहां पर पूछेगा कि जो हमारा संघ है एक किससे मिलकर के बना हुआ है। तो आपने बताना है कि हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन है, यह यूनियन किससे मिलकर के बना हुआ है, तो स्टेट से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कि राज्यों से मिलकर के हमारा जो है यूनियन ये जो है बना हुआ है। और हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं। और इन्हीं राज्यों से मिलकर के हमारे देश का जो यूनियन है, हमारा जो संघ है या फिर कहें कि यूनियन है, ये यूनियन बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर।
अभी समझना जरा, ये जो अपना प्यारा सा भारत है इसमें 28 राज्य हैं। इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और इन 28 राज्यों से मिल करके जो एक संस्था बनती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। जैसे हमारा ये जो शरीर है ना, इस शरीर कई अंगों से मिल करके बना है, और क्या इस शरीर से ये अंग अलग हो सकते हैं? नहीं अलग हो सकते। वैसे 28 राज्यों से मिलकर के अपना एक क्या बना हुआ है बाबू? यूनियन बना हुआ है। इसलिए इस यूनियन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इस यूनियन को हमने शरीर की संज्ञा दी है। क्या नाम दी है? शरीर की संज्ञा दी है। और ये जो राज्य हैं इनको हमने शरीर के अंग की संज्ञा दी है। ठीक है ना? जिस प्रकार शरीर अंगों से मिलकर के बनता है और शरीर से अंग अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार राज्यों से मिलकर के यूनियन बना है और यूनियन से राज्य भी कभी अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर बातें इतनी? तो ये सब कुछ बातें आपको आर्टिकल 1 में लिखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछेगा वो ये पूछेगा कि किन दो नामों का उल्लेख पहला अनुच्छेद 1 में क्या है, दूसरा किन दो नामों का उल्लेख है, और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ जो है, जो यूनियन है, एक किसका समूह है, किसका जो है संगठन है। तो आपने बताना है कि यह जो है राज्यों का क्या है? समूह है। क्या है? राज्यों का जो है यूनियन है। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक कथन कहा है कि जो भारत का यूनियन है ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले, तो यहां पर आप नोट लगा करके लिखना, नोट लगा करके, और नोट लगा करके क्या लिखेंगे? बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, अंबेडकर ने यूनियन को किसी समझौते का परिणाम, किसी समझौते का परिणाम नहीं बताया है, नहीं बताया है। मतलब कि ये जो अपना यूनियन है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये भारत में जो शब्द प्रयोग किया गया है संघ के लिए, उस शब्द को हम क्या कह रहे हैं? यूनियन कह रहे हैं। वहीं पर जो अमेरिका है, इसको आप भी ध्यान थोड़ा सा रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अमेरिका के लिए जो संघ प्रयोग किया गया है वहां पर फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का बाबू? फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये फेडरल शब्द आपको याद रखना है कि फेडरल शब्द कहां प्रयोग किया गया है? ये अमेरिका के संविधान में प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो भारत का जो यूनियन है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। एक कौन बोल रहे हैं? बी आर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं। इतनी बातें क्लियर। अब जाकर के आपका अनुच्छेद 1 क्लियर हुआ। ठीक है ना? चलें आगे। अब एक काम करना जरा, अनुच्छेद 2 हेडिंग डालना आप, ताकि आपका हर चीज एकदम क्लियर रहे कि 1 में क्या कहा गया है और 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये अपना प्यारा सा क्या है? भारत है। अब इस प्यारे से भारत के भीतर ये अपना प्यारा सा भारत है। ठीक है ना? अब इस प्यारे से भारत के भीतर भीतर आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई कोई क्षेत्र, ए नेपाल है और ए भूटान है, ये क्या है बाबू? तो आपने बताना है नेपाल है और ए क्या है? भूटान है। ठीक है ना? और इधर क्या है? तो इधर आपको बांग्लादेश मिलेगा। ठीक है ना? और इधर आपको जो है क्या मिलेगा? इधर आपको पाकिस्तान मिलेगा। ठीक? और इधर आपको जो है म्यांमार मिलेगा। ठीक है ना? इधर आपको चीन मिलेगा और इधर आपको अफगानिस्तान मिलेगा। क्लियर? अब एक चीज समझना जरा, अनुच्छेद 2 है, इसकी फिलॉसफी आप समझेंगे तो नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 2 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, या फिर ये जो संघ है ना, भारत का क्या है? ये संघ है। भारत का जो ये मेन लैंड है, इस संघ में अगर बाहर से, एकदम ध्यान से सुनिए, बाहर से कोई क्षेत्र मिलाया जाता है, कोई क्या किया जाता है? क्षेत्र
मिलाया जाता है, तो अगर कोई क्षेत्र बाहर से मिला करके उसको राज्य में तब्दील किया जाता है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो नेपाल है इसको कहां पर मिला लिया जाए, भारत का हिस्सा बना लिया जाए। अगर मैं कहूं कि ये जो भूटान है इसको किसका हिस्सा बना लिया जाए, भारत का हिस्सा बना लिया जाए, मतलब कि जो भारत के नियंत्रण में नहीं क्षेत्र है उस पर किसी विदेशी सत्ता ने अधिकार कर रखा है, या वो विदेशी देश है या कोई उस पर दूसरा देश ने जो है, या किसी दूसरी देश की सरकार उस पर शासन कर रही है उस क्षेत्र पर। अब उस क्षेत्र को अगर भारत में मिलाया जाता है तो वो क्या होगा, अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। मतलब कि भारत के संघ में बाहर से किसी राज्य का क्या कर लें, हम प्रवेश कर लें, उसको क्या कहेंगे, अनुच्छेद 2 का पार्ट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं, म्यांमार को अपने जो है राज्य क्षेत्र के भीतर मिला लेते हैं, ऐसे हो जाएगा तब भारत, ठीक है। तो जब म्यांमार को मिलाएंगे, चूंकि म्यांमार अभी भारत के संघ का हिस्सा नहीं है, और जब म्यांमार बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्से को भारत के संघ में मिलाते हैं तो ये अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। इतनी बातें क्लियर। जब हम नेपाल को मिलाते हैं अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा, जब हम जो है भूटान को मिलाते हैं अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। ऐसे ही पीओके को जब हम मिलाएंगे, चूंकि इस पर सत्ता पाकिस्तान की है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है, ठीक ना। तो अगर हम उसको मिलाते हैं तो वो भारत के राज्य क्षेत्र का जब हिस्सा होगा, आर्टिकल 2 का पार्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि भारत के संघ में जब नए राज्यों का प्रवेश बाहर से करते हैं तो वो अनुच्छेद 2 का पार्ट होता है। क्लियर। एक काम करना जरा, यहां पर अभी आप लिखिए, यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसको चित्र ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है समझ में आए। आना जरा, लिखना अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 में आपको क्या बताना है, संसद विधि बना करके या संसद कुछ शर्तों और निर्बंधनों के आधार पर बाहर से भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो लिखना जरा, संसद विधि द्वारा कुछ शर्तों व निर्बंधनों के आधार पर नए राज्यों का प्रवेश भारत संघ में कर सकती है। इतनी बातें क्लियर। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बाहर से अगर कोई क्षेत्र भारत में मिलाया जाना है तो वो किसका पार्ट होगा, अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सर इसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को आप समझें, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को अगर हम समझेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण क्या हो सकता है इसको समझना। जैसे हमने कहा था कि भाई यहां पर आपको 2-3 चीजें मिली थी। एक तो यहां पर आपको सिक्किम मिला है, क्या है, सिक्किम। तो जब देश आजाद हुआ तो सिक्किम पर राजतंत्र था, सिक्किम पर राजा का शासन था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ये तो 1974 में मिलाया गया ना सिक्किम। तो हमने क्या कहा कि बाहर से कोई क्षेत्र जब भारत के राज्य क्षेत्र में मिला दिया जाए, भारत के संघ में मिला दिया जाए, अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। ऐसे जब आप देखेंगे कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन समस्या क्या थी कि कुछ यूरोपीय उपनिवेश बना रहा, फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में और पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर आपको गोवा दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, गोवा दिखाई पड़ेगा। आपको दादर नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, और आपको दमन दीव दिखाई पड़ेगा, दमन दीव दिखाई पड़ेगा। तो दादरा नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये सब पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में, पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है ना, पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में। मतलब देश आजाद हुआ लेकिन अभी भी इसका अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। तो जब हम इससे छीन करके अपने संघ में मिला लेंगे, किसका पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 2 का पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना।
ऐसे जो सिक्किम था, इस सिक्किम को जब हमने 1974 में मिलाया तो एक किसका पार्ट हो जाएगा? अनुच्छेद 2 का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पुदुचेरी, अगर हम कहें कि जो पुदुचेरी जिस पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसी। ये पुदुचेरी 1954 में मिलाया गया, तो आजादी के बाद मिलाया गया, तो एक किसका पार्ट होगा? अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। ऐसे ही आपका जो दादरा नागर हवेली है, इस दादरा नागर हवेली को कब मिलाया गया? 1954 में, पुर्तगाल से लेकर के। फिर जो गोवा है और दमन दीव है, इस गोवा और दमन दीव को कब मिलाया गया? 1961 में मिलाया गया। कहां से, किससे लेकर के? पुर्तगाल से। तो ये किसका पार्ट हो रहा है? अनुच्छेद 2 का पार्ट हो रहा है। एकदम क्लियर ना बाबू? आपको कभी नहीं भूलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। आप पेपर पढ़ोगे, आप जो है बुक पढ़ोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद क्या है? 2 है। एक काम करना जरा, अनुच्छेद 3 पे आना जरा। क्या? अनुच्छेद 3, और लिखना यहां पर अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 है कि जब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, पहले यहां पर समझें आप, ये अपना प्यारा सा क्या है? भारत है। ठीक है ना? ये अपना प्यारा सा, ये अपना सा प्यारा सा भारत है। अब इस प्यारे से भारत के भीतर भीतर, इस प्यारे से भारत के भीतर भीतर अगर नए राज्यों की स्थापना करनी है, नए राज्यों की क्या करनी है? स्थापना करनी है, नाम परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करना है, क्षेत्र को बढ़ाया घटाया जाना है, तो एक किसका पार्ट होगा? अनुच्छेद 3 का। एक बार और सुनिए, हमने कहा कि भाई हमारे संघ के भीतर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपने बताया साहब 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना? अब इस 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के भीतर अगर हम नए राज्यों की स्थापना करते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, सीमा परिवर्तन करते हैं, या क्षेत्र को बढ़ाते घटाते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे ही अपना उत्तर प्रदेश है, अब इस उत्तर प्रदेश को, यूपी को क्या करते हैं? 2 स्टेट में हम डिवाइड कर देते हैं, और एक का नाम रख देते हैं अयोध्या और दूसरे का नाम रख देते हैं काशी। अब चूंकि हम ये भारत के संघ के भीतर भीतर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक किसका पार्ट होगा? अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। जैसे हमने क्या किया समझिए आप, जैसे हमने उत्तर प्रदेश को अलग करके, उत्तर प्रदेश से अलग करके एक और पार्ट हमने बनाया 2000 में, इसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। 9 दिसंबर 2000 को हमने उत्तराखंड बनाया, उत्तर प्रदेश से तोड़ करके। किसका पार्ट हुआ? ये अनुच्छेद 2 का पार्ट हुआ। ठीक है ना? अब अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको केरल दिखाई पड़ेगा, इस केरल का नाम इतने समय जो है केरलम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। तो केरल से केरलम किया गया है, नाम परिवर्तन किया गया है, किसका पार्ट होगा? अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। आंध्र प्रदेश यहां पर है, इस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? तेलंगाना को। तो जब दो राज्यों को, एक राज्य को विभाजित करके 2 राज्यों में तब्दील कर दिया जाए, तो एक नए राज्य की स्थापना होती है। नए राज्यों की स्थापना होती है तो वो किसका पार्ट होगा? वो अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि ये भारत के संघ के भीतर भीतर हो रहा है। अनुच्छेद 2 क्या था? अनुच्छेद 2 ये था कि इस भारत के संघ के भीतर जब बाहर से कोई राज्य प्रवेश कर लिया जाए तो अनुच्छेद 2 का पार्ट हो जाता था। क्लियर इतनी बातें? अब यही आपको लिखना है। ठीक है ना? तो इतना सारा मुझे बताने का अर्थ है कि दोबारा आपको ना ससुरा कोई किताब पढ़नी पड़े और ना कोई कंटेंट पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ करके आप पूरा अपने आप को जो है कंफर्टेबल जोन में लाएं अनुच्छेदों को लेकर के। ठीक है ना? तो यहां पर अब आप अनुच्छेद 3 एक हेडिंग डाल करके और लिखना जरा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है समझिएगा जरा। अनुच्छेद 3 में कहता है कि संसद विधि का निर्माण करके नए राज्यों का प्रवेश, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है। वही आपको लिखना है। लिखना जरा, संसद विधि का निर्माण करके, विधि का निर्माण करके, विधि का निर्माण करके भारत के
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ऐसे लिख लीजिए, राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा किया जाता है। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना बाबू। चलें आगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब एक काम करना, जरा उदाहरण आप लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मास्टर उदाहरण ही नहीं लिख पाया। उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तराखंड बनाया गया। केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम किया गया। तो एक कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं, तेलंगाना को लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, एक आप हेडिंग और डालिए, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कैसे अपनाई जा रही है, तो आप बताओगे कि साधारण बहुमत के माध्यम से अपनाई जा रही है, ठीक है ना। यहां पर लिखना जरा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में की जाने वाली प्रक्रिया साधारण बहुमत से संपन्न हो रही है, संपन्न की जाती है। अतः यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आएगी या आएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यहां पर एक कहना चाह रहा है कि भाई अनुच्छेद 2 या 3 मतलब कि नए राज्यों का आपने प्रवेश कर लिया या फिर नए राज्यों की क्या कर लिया, आपने स्थापना कर लिया, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, जो भी, तो उसको आप कैसे कर रहे हो, तो आप बताना है कि आपको बताना है कि इसको हम साधारण बहुमत के माध्यम से कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं, साधारण बहुमत के माध्यम से कर रहे हैं। हम यहां पर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उस संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत नहीं की जाएगी तो इस संविधान में मेंशन नहीं होगा, क्या संविधान में इसका जो है जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये किससे किया जा रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 का ऑपरेशन, तो आपने बताना है ये साधारण बहुमत से किया जा रहा है। क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। चलें आगे, अब एक काम करना, थोड़ा सा इंप्लीकेशन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई ये जो किया जा रहा है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, ये कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लूं तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी है, अब इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा प्रक्रिया समझ लेते हैं
कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, चूंकि हो सकता है प्रक्रिया से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं भी यहां से क्वेश्चन हो सकता पूछ ले, पर आपसे बहुत उड़ करके पूछेगा, अनुच्छेद 4 पूछेगा कि कैसे किया जाता है 2 और 3 की प्रक्रिया, वो साधारण बहुमत से किया जाता है, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत कैसे होता है समझिएगा जरा। जैसे मैं ए यूपी मान लेता हूं, क्या उत्तर प्रदेश मान लेता हूं, और उत्तर प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करना है, एक करना है अयोध्या के रूप में, क्या करना है अयोध्या के रूप में, और दूसरा करना है काशी के रूप में, दूसरा काशी के रूप में, 2 राज्यों की स्थापना करनी, एक अयोध्या और दूसरा काशी। क्लियर। अब अयोध्या और काशी को जो है करने के लिए जो केंद्र का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय क्या करेगा, एक प्रस्ताव लाएगा, क्या लाएगा बाबू, प्रस्ताव लाएगा। लेकिन समझना जरा, एक प्रस्ताव लाने से पूर्व, एक प्रस्ताव लाने से पूर्व एक किसकी सहमति लेगा, राष्ट्रपति की सहमति लेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि जब भी केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव लाएगी अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। संसद में उसको पेश करने से पहले पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति बहुत जरूरी होती है। क्लियर इतनी बातें। तो ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, आप इस प्रस्ताव को किसके पास भेजा जाएगा, तो आपको बताना है साहब, ये जो प्रस्ताव है, ये जो विधेयक तैयार किया जा रहा है, एक किसको भेजा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय। और इनको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स भेज करके कि हमको उत्तर प्रदेश का जो है नाम चेंज करना है या फिर 2 राज्यों की स्थापना करनी है, अयोध्या और काशी के रूप में। क्लियर। राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति अब ये जो है प्रस्ताव या फिर ये जो विधेयक है, एक किसको भेजेंगे, ये जो विधेयक है, इस विधेयक को किसको भेजेंगे, जो प्रभावित राज्य होगा। किसको भेजेंगे, प्रभावित राज्य। अब जरा आप ये बताना प्रभावित राज्य कौन सा है, तो प्रभावित राज्य आपको मिलेगा यूपी मिलेगा, क्या यूपी। और यूपी के ए विधानमंडल को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा कि यूपी की सरकार को नहीं भेजते हैं, बल्कि यूपी की विधानमंडल को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, ताकि ये जो है विधानमंडल अपनी क्या दे सके, इस पर राय दे सके। और राय देने के लिए ये राष्ट्रपति महोदय एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं। निश्चित समय सीमा कैसा करते हैं, और कहते हैं कि इस निश्चित समय सीमा के भीतर जो मैं आपको ये विधेयक भेज रहा हूं, आपकी राय जानने के लिए, वो निश्चित समय सीमा के भीतर आप हमको वापस कर दीजिएगा। इतनी बातें क्लियर। तो फिर जो है ये राज्य विधानमंडल क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को वो विधेयक वापस करते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जब रिटर्न आएगा विधानमंडल से, तो ये राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, इसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। कहां पर रखवाएंगे बाबू, संसद के पटल पर रखवाएंगे। अब संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा होती है। इतनी बातें क्लियर। अब लोकसभा है, इस लोकसभा के कुल सदस्यों के 50% से अधिक, मतलब कि 50% + 1 बहुमत से अगर इसको पास कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 50% + 1 बहुमत से अगर पास हो जाए लोकसभा में, तो कहते हैं कि साधारण बहुमत से लोकसभा में पास हो गया। फिर वही प्रक्रिया राज्यसभा में यहां पर आएगी, तो यहां पर भी 50% + 1 मतलब 50% से अधिक लोगों के द्वारा अगर इसको पास किया जाता है, तो हम कहेंगे कि राज्यसभा के द्वारा भी इसको पास कर दिया गया। और जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, तो चाहे नाम परिवर्तन का मैटर हो, सीमा परिवर्तन का मैटर हो, नए राज्यों की स्थापना का मैटर हो, या फिर क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना हो, जो भी मैटर होगा वो हो जाएगा। यहां पर मैटर था 2 राज्यों की स्थापना का, अयोध्या और काशी नगर। अब ये अयोध्या और काशी जो है 2 राज्यों के रूप में आपको तब्दील दिखाई पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया है। जैसे केरल का नाम केरलम किया गया, तो यही पूरी प्रक्रिया क्या की गई, फॉलो की गई। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा, अगर यहां से, क्योंकि क्वेश्चंस के जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो रहे हैं बाबू। आपको जरूर से जरूर ऐसे जो है टॉपिक, ऐसे एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहिए। आप कहीं पर भी पढ़ें, पर आपको इसी प्रकार की एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहिए। क्लियर इतनी बातें। अब एक काम करना जरा, अब इसके आगे आपको एक हेडिंग डालनी है, रियासतों के एकीकरण को लेकर के। देश आजाद हुआ, रियासतों के एकीकरण को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहा, ठीक है ना। तो एक हेडिंग डालिए, रियासतों का एकीकरण।
रियासतों का एकीकरण। अब रियासतों के एकीकरण में आप जानते हैं कि ये जो रियासतें थी, ये भारत के कुल भूभाग का, मतलब कि ये भारत है अपना प्यारा सा, इस भारत के कुल भूभाग का 40% हिस्सा देशी रियासतों का था। और जब देश आजाद हुआ तो देशी रियासतों को खुली छूट दी गई, चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर भारत में मिल सकते हैं। अब रियासती मामलों का जो है मंत्रालय सरदार पटेल संभालते हैं और बीपी मेनन इसके सचिव बनाए जाते हैं। दोनों ने जबरदस्त काम किया। सारी देशी रियासतों को मिला लिया गया सिवाय 3 देशी रियासतों के। 3 देशी रियासतों ने भारत में अपना विलय नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किया, और उसका नाम है जम्मू कश्मीर। एक का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम है जूनागढ़, दूसरे का नाम क्या है जूनागढ़, और तीसरे का नाम है हैदराबाद। क्या नाम है बाबू? हैदराबाद। एक कुछ जो है देशी रियासतें हैं जिन्होंने भारत में अपना विलय नहीं किया। अब इनका विलय थोड़ा सा हम देख लें ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई इनका विलय कब किया गया, कैसे किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर आइए, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को आप देख रहे होंगे कि ये अपना प्यारा सा इधर जम्मू कश्मीर, ठीक है। समझिए यहां पर ये जो जम्मू कश्मीर है, यहां का जो राजा है, ये राजा कौन है? हरि सिंह है। क्या नाम है? हरि सिंह है, ठीक है। लेकिन यहां का जो जनता है, यहां की ये जनता लगभग 77% कैसी जनसंख्या है? मुस्लिम जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या है? मुस्लिम। जनता का इमोशन था कि हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, लेकिन हरि सिंह का जो इमोशन था, ये ना तो भारत की तरफ आना चाह रहे थे, ना तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे, ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। मतलब कि इनको भारत के नेहरू से दिक्कत थी कि अगर नेहरू लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लाते हैं तो राजा का पद समाप्त हो जाएगा, इसलिए भारत में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे, वहां पर सांप्रदायिकरण बहुत ज्यादा था। मतलब कि इनको जो है धर्म से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता, इनको धार्मिक समस्याओं का, इनको सांप्रदायिक समस्याओं का और इनको हिंसात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता, इसलिए पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते, ये स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं। क्लियर इतनी बातें? तो यहां पर समस्या क्या है कि जब ये स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के एक कमांडर हैं, उनका नाम है अकबर खान। क्या नाम है? अकबर खान। अकबर खान के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया कि कबीलाइयों के भेष में, कबीलाई जनजातियां होती हैं, कबीलाई, इनके भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया पाकिस्तान के सेना के द्वारा, तो फिर ए हरि सिंह के द्वारा कहा गया, भारत सरकार से अपील की गई कि आप जो है हमको सैन्य सहायता उपलब्ध करवाइए। और सैन्य सहायता भारत सरकार तब तक नहीं उपलब्ध करवा सकता था, ये अंतरराष्ट्रीय विधि या अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, जब तक कोई प्रांत या देशी रियासत भारत में विलय ना कर दे, तब तक भारत उपलब्ध नहीं करवा सकता था। अच्छा, एक और यहां पर पर्सनालिटी है शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है इनका? शेख अब्दुल्ला। इस शेख अब्दुल्ला को नेहरू बहुत पसंद कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि ये जनता के बीच बहुत चर्चित नेता हैं शेख अब्दुल्ला। नेहरू इनको बहुत पसंद कर रहे हैं और उतनी ही घृणा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला से करते हैं। शेख अब्दुल्ला को जानते हैं हरि सिंह कि ये आदमी आगे चल करके जो है सत्ता संभालने वाला है। चूंकि नेहरू देश आजाद जब हो गया तो जानते हैं कि नेहरू इन्हीं को पकड़ेंगे, इसलिए ये चर्चित नेता है, लोकतांत्रिक प्रणाली को सपोर्ट करते हैं, ये राजतंत्रात्मक प्रणाली को शो करते हैं, इसलिए नेहरू इनको नहीं पसंद करते हैं। क्लियर इतनी बातें? अब एक चीज और समझिएगा जरा, जब कोई बात हुई तो नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात करते हैं और शेख अब्दुल्ला मौका पाकर के कहते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर के लिए आप स्पेशल दर्जा दीजिएगा। और फिर वही हुआ, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से क्रिएट किया गया, ठीक है ना। अभी एक चीज और समझिए कि जब जो है आक्रमण किया गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा आक्रमण किया गया तो हरि सिंह ने क्या किया? 26 अक्टूबर, इसको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर
1947 को भारत में अपना विलय कर लिया। ये डेट हो सकता है आपसे पूछ ले। तो भारत में विलय कब किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के द्वारा भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया गया। अब जब भारतीय सेना पहुंचती है तो भारतीय सेना के द्वारा ठीक ठाक बैकअप किया गया। क्या किया गया? ठीक ठाक बैकअप किया गया। ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे तो ये जो 1/3 पार्ट है और यहां पर 2/3 पार्ट, अब हुआ क्या कि दिसंबर 1947 आते आते, ये अक्टूबर 1947 की बात है जब पर विलय किया गया, लेकिन नेहरू को यह लगा कि यार दोनों देश अभी अभी आजाद हुए हैं, दोनों देश कहीं हिंसा का शिकार ना हो जाएं, फिर से कोई बाहरी सत्ता आकर के शासन ना कर ले, अभी देश गरीब है, कहां से इतना पैसा लाएंगे लड़ाई करने के लिए। तो ऐसे में नेहरू कहां चले जाते हैं? दिसंबर 1947 में ये यूएन चले जाते हैं। यूएन में इनके दोस्त वगैरह भी रहते हैं, यूनाइटेड नेशन। और मजे की बात है कि उतने समय भारतीय जो सेना थी वो बैकअप कर रही थी, मतलब कि जो है इसको पाकिस्तानी सेना को पुश कर रही थी पीछे जाने के लिए। उसी समय इनका जो है नेहरू का यूएन जाना देश के लिए थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया। क्या हो गया? जल्दीबाजी। शायद एक आध महीने का और एक आध हफ्ते 10 दिन का और मौका दिए होते, शायद ये जो 1/3 का क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा किया है 33% का, वो कब्जा ना रहता, शायद ये 10-15% में भी हो सकता था। ठीक ना। लेकिन वहां पर गए तो यूएन ने क्या बोला कि आप जो है यथा स्थिति अभी बनाए रखिए। यथा स्थिति, ये यथा स्थिति क्या है कि जहां पर जो है क्षेत्र अधिग्रहण किया गया है वो क्षेत्र ऐसे बना रहेगा, बाकी दोनों सेनाएं क्या करें? पीछे हट जाएं। तो एक बॉर्डर बन लिया गया कि भैया इतना जो 1/3 है ये पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और ये जो 2/3 क्षेत्र है ये भारत के कब्जे में। इसको हमने पाक अधिकृत कश्मीर कहा या फिर पीओके कहा, और इसको हमने JNK कहा, जम्मू एंड कश्मीर कहा। ठीक है ना। क्लियर इतनी बातें? तो आपको पूछेगा कि विलय कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1947 को इसका क्या किया जाता है बाबू? विलय किया जाता है। क्लियर इतनी बातें? फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये जो, हाँ, ये जो यहां पर कितना पार्ट है? लगभग 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट ये पाकिस्तान और भारत का है। नेहरू कब जाते हैं यूएन में? तो दिसंबर 1947 में जाते हैं। ठीक है। तो एक कुछ बातें जम्मू कश्मीर की हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर के हमने पूरा बताया। और फिर यहां पर आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था। स्पेशल दर्जा दिया गया था। और एक और अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए, अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 35A के तहत भी स्पेशल दर्जा था। स्पेशल दर्जा ये जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए था। जम्मू कश्मीर के क्या? निवासियों के लिए। और इन जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब कि जम्मू कश्मीर अगर जमीन वगैरह कोई खरीद सकता है तो जम्मू कश्मीर के निवासी ही खरीद सकते हैं, बाकी कोई नहीं खरीद सकता। ये अनुच्छेद 35 था। लेकिन इन दोनों को क्या किया गया? दोनों अनुच्छेदों को इनको 5 अगस्त, क्या 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। स्पेशल दर्जा समाप्त कर दिया गया। और जब स्पेशल दर्जा समाप्त किया जाता है तो जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर, इस जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दूसरा क्या? लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आप लिख लें। यहां तक देखिए हमने पूरा अपडेट करके आपको बता दिया, ठीक है ना, कि जम्मू कश्मीर का क्या सिनेरियो था। एक दूसरा वाला पार्ट आप डालिएगा हेडिंग, जूनागढ़। क्या? जूनागढ़। जूनागढ़। अब जूनागढ़ में क्या स्थिति है समझिएगा जरा। यहां पर जो राजा है, राजा, इसका नाम क्या है? महावत खां है। क्या है? महावत खां। ठीक है। और यहां की जो जनता है, ये जनता कैसी है? हिंदू जनता है। टोटल हिंदू जनता है, लगभग। कैसी जनता है? हिंदू जनता है। ये जनता क्या कर रही है? ये चाहती है कि हम अपना विलय कहां पर करें? भारत में करें। लेकिन ये महावत खां है, इसको पाकिस्तान का जबरदस्त सपोर्ट है और इसकी जो सोच है ये पाकिस्तान में मिलने की है। ठीक है। कहां पर है? पाकिस्तान में मिलने की है। ठीक है।
अब ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, इस जूनागढ़ को कब भारत में मिलाया गया, तो इसको आप बताओगे कि यहां पर जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह कराया गया। कब कराया गया, तो आपने बताना है 20 जनवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया जाता है। और 20 जनवरी 1947 को जनमत संग्रह जो कराया गया, इसमें 99% जनता ने क्या किया, भारत के पक्ष में वोटिंग की, भारत के पक्ष में, ठीक है ना, भारत के पक्ष में वोटिंग की। और इसको कैसे मिलाया गया, तो आप बताओगे कि जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को मिलाया गया। ठीक, ये जो महावत कहां है, चूंकि जनता का विद्रोह होता है, बाद में ये महावत कहां चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जनमत संग्रह किसके माध्यम से मिलाया गया, आपने बताना है जनमत संग्रह के माध्यम से इसको मिलाया गया। क्लियर इतनी बातें, चलें आगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट आपका है हैदराबाद। क्या है बाबू, हैदराबाद। अब हैदराबाद की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यहीं पर हैदराबाद है। हैदराबाद चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड जो है क्षेत्र है। तो हैदराबाद का जो शासक है या राजा है यहां का, वो कौन है, तो इसका नाम है निजाम। क्या नाम है, निजाम। लेकिन यहां पर जनता कैसी है, जनता यहां पर हिंदू जनता है, और ये चाह रही है कि हम कहां पर अपना विलय करें, भारत में करें। क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है और पाकिस्तान डायरेक्टली इस पर शासन नहीं कर सकता है, तो पाकिस्तान सोच रहा है, निजाम को सपोर्ट कर रहा, कह रहा है कि आप क्या रहिए, स्वतंत्र रहिए, ना तो आप भारत में मिलिए ना तो पाकिस्तान में मिलिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि यहां पर 18 सितंबर 1947 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो को चला करके, अच्छे से लिख लीजिए, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो को चला करके जो है हैदराबाद का क्या किया गया, विलय किया गया, भारत में हैदराबाद का विलय। इतनी बातें क्लियर। तो आपने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को देख लिया, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिएगा जरा, हमने पूरा वहां पर देखिए जो है पूरा यहां पर बता दिया। एक काम करिएगा जरा, यूरोपीय उपनिवेशों का विलय, ऐसे एक हेडिंग डालिएगा, यूरोपीय उपनिवेश, यूरोपीय उपनिवेश का विलय। और इसमें ऐसे ड्राफ्टिंग आप कर लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा पुर्तगाल, पुर्तगाली क्षेत्र, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिखिएगा फ्रांसीसी उपनिवेश का क्षेत्र, फ्रांसीसी उपनिवेश का क्षेत्र। जो पुर्तगाली क्षेत्र है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कई क्षेत्र मिलेंगे। एक तो दादरा नागर हवेली आपको मिलेगा, फिर आपको दमन दीव मिलेगा, फिर आपको यहां पर गोवा मिलेगा। क्या मिलेगा, गोवा। दादरा नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये पुर्तगालियों के क्षेत्र में था। आजादी के बाद भी ये बना था, अभी इनको भी विलय किया जाएगा ना। यहां पर फ्रांसीसियों में देखेंगे अगर आप, तो फ्रांसीसियों में कुछ क्षेत्र थे, जैसे चंद्रनगर था, चंद्रनगर। आपको पुदुचेरी दिखाई पड़ेगा, आपको माहे दिखाई पड़ेगा, आपको कराईकल दिखाई पड़ेगा, आपको यनम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब सारे क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे, ये फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में थे। अब ये जो दादर नागर हवेली है, इसको कब मिलाया गया, तो आपने बताना है ये 1954 में फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से लिया गया। और जो दमन दीव है इसको 1961 में लिया गया। और जो गोवा है इसको 1961 में ऑपरेशन पोलो चला करके, ऑपरेशन जो है विजय चला करके लिया गया। लिखना जरा, ऑपरेशन, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को भारत के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। क्लियर इतनी बातें। दमन दीव को कब लाया गया,
1961 में। और 1961 देखिए, ये छोटा नाम है, दादर नागर हवेली बड़ा नाम है, तो इसको 1954 में पहले रख दीजिए। फिर उसके बाद गोवा और दमन दीव छोटा छोटा नाम है, ये दोनों को 1961 में रख दीजिए, ठीक है ना। और गोवा को किस माध्यम से मिलाया गया, तो आपने बताना है ऑपरेशन विजय, मतलब कि सैन्य अभियान के माध्यम से मिलाया जाता है। क्लियर। ये जो चंद्रनगर है, ये चंद्रनगर कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल। इस पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर रखा था, तो इसको 2 मई 1950 को जनमत संग्रह के आधार पर इसका भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। क्लियर इतनी बातें। फिर उसके बाद जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी आप जानते हैं कहां पर है ये, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। माहे कहां है, तो ये केरल का हिस्सा है। ये कराईकल कहां है, तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश। यनम कहां है, ये भी जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर इतनी बातें। लेकिन इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन तीनों को एकजुट करके या इनके तीनों के समूह को हम पुदुचेरी ही कहते हैं, पुदुचेरी। और इस पुदुचेरी को जो है कब लिया गया, तो आपने बताना है साहब, इसको 1954 में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में इनका क्या किया गया, विलय किया गया। तो एक कुछ पुर्तगाली क्षेत्र थे और इधर कुछ फ्रांसीसी क्षेत्र हैं। इनको कब और कैसे विलय किया गया, इसको आपने पूरी तरह लिखना है, ठीक ना बाबू। तो ये चीजें, मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को लेकर के किसी प्रकार का कंफ्यूजन अब नहीं होगा। किताबों में आप पढ़ोगे कंफ्यूज्ड रहोगे। कैसा रहोगे, कंफ्यूज। मास्टर ने अभी आपको बताया अनुच्छेद 2 का ये पार्ट होगा, बाहर से क्षेत्र, बाहर की शक्ति से हमको क्या अपने राज्य क्षेत्र में मिला रहे हैं, ठीक है ना। चलें आगे, एक हेडिंग डालिएगा, सिक्किम। सिक्किम, एक हेडिंग आप डालिएगा, सिक्किम। सिक्किम, ये जो सिक्किम है, इस सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे मिला। पहले यहां पर राजा का शासन था, राजा का शासन। और यहां पर किसका शासन था, चोंग्याल वंश का था, चोंग्याल वंश का शासन था। और ये जो चोंग्याल वंश का शासन था, काफी निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश शासक था। अब अगर मैं कहूं कि ये जो अपना प्यारा सा भारत है, और यहां पर आप देखेंगे क्या, सिक्किम, यहां पर आपको सिक्किम दिखाई पड़ेगा, ए वाला सिक्किम। यहां पर किसका शासन था, तो यहां पर एक निरंकुश राजवंश का शासन था जिसका नाम है चोंग्याल वंश। लेकिन यहां की जो जनता है ना, एक कैसी जनता है, बौद्धिस्ट जनता है। यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो भाषा है, यहां का जो खान पान है, यहां के जो लोगों की बात विचारधारा है, वो भारत से मेल करती है। किससे मेल करती है, भारत से मेल करती है। तो यहां के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई इधरिया तो नेपाल है, इधरिया भूटान इसको दबाया हुआ है, और इधरिया इसको चीन दबाया हुआ है। कौन दबाया हुआ है, चाइना, चीन दबाया हुआ है। तो चारों तरफ से दबा हुआ है। इसकी टोटल विचारधारा, भाषा, संस्कृति, पहनावा, खान पान, सारा चीज जो है भारत से मेल करता है। अब यहां के लोग चाह रहे हैं कि हम भारत में अपना विलय कर लें, इसलिए कि हमारा जो ससुरा राजा है ये बहुत निरंकुश है, ठीक है ना। तो यहां की विधानसभा ने क्या किया कि एक प्रस्ताव पास किया, सिक्किम विधानसभा अधिनियम या सिक्किम विधानसभा शक्ति अधिनियम 1974, और पास करके इस राजा के शासन को ही समाप्त कर देती है, इसकी सत्ता या इसकी शक्ति को ही समाप्त कर देती है। और फिर भारत में इसके विलय की अपील करती है। और जब भारत में विलय की अपील करेगी, तो आप जानते हैं कि बाहर से कोई क्षेत्र जब भारत में मिलाया जाएगा तो वो आर्टिकल 2 का पार्ट होगा। शर्तों और निर्बंधों के आधार पर क्या किया जाता है, राज्यों का विलय कर लिया जाता है, बाहर से प्रवेश कर लिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया, 2 संविधान संशोधन लाया गया, वो आपको याद रखना है। एक जो है 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। अब इस 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ला करके एक अनुच्छेद लिया गया, बनाया गया, अनुच्छेद 2A। और अनुच्छेद 2A के तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को क्या किया गया, सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। किस राज्य का, सह राज्य का दर्जा। इसको हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएट स्टेट कहते हैं, ठीक है ना, एसोसिएट स्टेट। अब एक चीज समझना जरा, ये एसोसिएट स्टेट क्या है, जिस जो है राज्य में विदेश मामला, रक्षा मामला, संचार मामला और मुद्रा मामला एक केंद्र देखे, बाकी और मामलों की जो है
स्वायत्तता राज्यों के पास हो, अधिकार राज्यों के पास हो, तो उसको हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं। मतलब और राज्यों की अपेक्षा इसके पास, इस राज्य के पास ज्यादा शक्ति है। कोई नया नया घर में प्रवेश करता है तो उसको बहुत हम आजादी शुरू में देते हैं कि ताकि हमारे परिवार में वो ढल सके। ऐसे सिक्किम के साथ हुआ। तो सिक्किम को क्या किया गया, स्पेशल अनुच्छेद ला करके इनको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। क्या, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इतनी बातें क्लियर। और भारत में इसका प्रवेश कर लिया जाता है। रहिए आप, ये मुद्रा, संचार और विदेश और जो है हमारा रक्षा मामला हमारे पास होगा, बाकी और मामले आप करिए अपना। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन जब हमारे अंदर घुल मिल गए, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ला करके ये जो 2A है, इस 2A को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। एक 2A क्या हो जाता है, समाप्त। और जब 2A समाप्त हो जाएगा तो ये जो सह राज्य का दर्जा था, अब इस सह राज्य से क्या बचेगा, केवल केवल राज्य बचेगा। सह शब्द हटा दिया गया, एसोसिएट शब्द हटा दिया गया, और केवल केवल क्या आपके पास बच गया, स्टेट बच गया। तो आपने पूछा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, केवल केवल राज्य के रूप में कब तब्दील हुआ, तो आपने बताना है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में यहां पर पूर्ण राज्य के स्तुत्व में सिक्किम आ जाता है। कब आता है, 1975 में। कैसे, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। चूंकि यहां पर जो 2A था जिसके तहत सह राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर आगे। अब एक काम करना, जरा राज्यों के पुनर्गठन एक हेडिंग डालिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातचीत करते हैं, ठीक है ना। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ समितियां गठित की गई थी, समितियां। और इन समितियों को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक कौन कौन सी समितियां थी, थोड़ा सा यहां पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये समितियां कौन सी है, तो पहली जो समिति है, अच्छा यहां भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही है। डिमांड की जा रही है जब देश आजाद हुआ कि भाषा के आधार पर, तमिल के आधार पर, तेलुगु के आधार पर, कन्नड़ के आधार पर, उड़िया के आधार पर, ऐसी भाषा का आधार पर गठन करिए। तो केवल भाषा के आधार पर गठन राज्यों का जो है कोई तार्किक कारण नहीं है। क्या प्रशासनिक कारण नहीं लिया जाना चाहिए, भौगोलिक स्थिति नहीं ली जानी चाहिए, वित्तीय स्थिति नहीं ली जानी चाहिए, वहां की जनसंख्या नहीं ली जानी चाहिए। केवल केवल आप भाषा के आधार पर डिमांड करोगे तो ठीक है क्या, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के जो है गठन की मांग की गई। उसके लिए समिति गठित की जाती है और समिति जांच करती है कि क्या जो ये डिमांड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। लिखना जरा, पहली जो समिति है वो है यस के धर समिति। ये जो यस के धर समिति है, एक कब गठित की गई, तो आपने बताना है कि ये जून 1948 में गठित की जाती है। जून 1948 में ये गठित की गई। कब गठित की गई, जून 1948। और इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। मतलब कि सीधी सी बात है कि एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को, फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा ना, फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया बाबू, अस्वीकार कर दिया। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इस जो है यस के धर समिति ने अस्वीकार। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यस के धर समिति कब गठित की गई, 1948 में। क्या इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया, नहीं किया। इसने कहा प्रशासनिक ढांचा, वित्तीय ढांचा प्रभावित होगा, क्यों हम जो है भाषा के आधार पर करें। एक भाषा एक राज्य का फार्मूला अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद एक समिति और गठित की जाती है जिसका नाम है जेवीपी समिति। क्या नाम है बाबू, जेवीपी समिति। अब इसको पूछा जाता है कि इसमें सदस्य कितने हैं, 3 सदस्य हैं। ए जे फॉर जवाहरलाल, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल। और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। क्या, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। अब एक चीज समझना जरा,
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये जो जेबीपी समिति है इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं बाबू, तो आपको बताना है इस जेबीपी समिति में टोटल कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। और इस समिति कब गठित की जाती है, तो इसका जो गठन है ये दिसंबर 1948 में किया गया। कब किया गया, दिसंबर 1948 में। इसकी रिपोर्ट कब आती है, तो आपने बताना है कि इसकी जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आती है। कब आती है, अप्रैल 1949 में आती है। और इस जेबीपी समिति ने भी क्या किया, इसने भी एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो यहां पर भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अब यहां पर एक कंडीशन आती है, और कंडीशन क्या होती है कि एक ठो व्यक्ति हैं जिनका नाम है पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम है, पोट्टी श्री रामल्लू। इनके बारे में जरा सुनिए। जब इन नेहरू खुद जो है देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में अगर कोई समिति ये कहे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो उस स्थिति में यहां पर एक आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। और ये जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा। और यहां के एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू, फिर से नाम वहां लिख ले भैया, नहीं तो काबा की सबे लिखी नहीं पौध बाटे मास्टर। पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और उसी प्रकार आमरण अनशन पर बैठते हैं जैसे गांधी बैठे थे, जैसे जो है सोनम वांगचू साहब बैठे, और जैसे इतने समय जो है आपको झारखंड में आमरण अनशन दिखाई पड़ेगा। ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर आपको राज्य का गठन करना पड़ेगा, और तेलुगु भाषा के आधार पर करना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं, जब आमरण अनशन पर और भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो समस्या तब आती है जब 58 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि जनता इनके सपोर्ट में, सोचिए ना कि सोनम वांगचू की अगर मृत्यु हो गई थी तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह हो जाता, राष्ट्रीय आंदोलन साला क्रिएट हो जाता। अगर मृत्यु उनकी हो जाती तो सरकार डर गई, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि यहां पर दिक्कत नहीं आई, दिक्कत जबरदस्त आई। इनकी जब डेथ हुई उसके बाद पूरी कांग्रेस के लीडर ही थे, और कांग्रेस के लीडर थे लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे थे भाषा के आधार पर, मतलब कि कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो भूख हड़ताल, इनकी डेथ होती है, और जनता इमोशन में आकर के विद्रोह की सोचने लगती है। और जब विद्रोह की सोचने लगती है तो सरकार कोई लॉलीपॉप जैसा काम करती है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे करके जनता को चुप करा दिया गया। अब शिक्षा व्यवस्था भाड़ में जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधरती है कि नहीं सुधरती है, कानून भी दिखा दिया गया, इस्तीफा भी दिखा दिया गया। आगे किस बात की गारंटी है, आपका प्रोसेस क्या होगा ये बताइए आप, आपकी मिशनरी क्या होगी ये बताइए आप। आपकी मिशनरी स्पष्ट नहीं है। अगर आपकी मिशनरी स्पष्ट होती तो आप एक प्रक्रिया बताते हैं कि आगे ये मेरी प्लानिंग है, इस प्रकार की मिशनरी, इस प्रकार की संस्था या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे, और 101% गारंटी देते हैं कि मतलब कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन नहीं, लॉलीपॉप देकर के आप चुप। कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस को डर लगने लगा कि कहीं देश विभाजित ना हो जाए, दक्षिण भारत वाला। और कांग्रेस ने फिर क्या किया, नेहरू ने, कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर, 1 अक्टूबर 1953 को। और किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर नोट लगा करके लिखना, जरा नोट लगा करके, आंध्र भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953
1953 को हुआ। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा। तो इतनी बातें क्लियर। चलें आगे। अब एक काम करिए जरा, चलिए आगे प्लस कर लेते हैं। अब आपको लिखना है एक जो है आयोग लिखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या लिखना है बाबू? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग एक कब गठित किया गया? तो ये 1953 में गठित किया गया, ठीक है ना। इसका गठन कब किया गया? ये 1953 में इसका गठन किया गया। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इतनी बातें क्लियर। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको लेकर के पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। फजल अली ये जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें अन्य सदस्य भी थे, अन्य सदस्य भी थे, जिनका नाम क्या है? हृदयनाथ। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर दो अन्य सदस्य थे, ठीक है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस जो है आयोग ने, या फजल अली आयोग कह सकते हैं या राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं, कब गठित किया गया? 53 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? 55 में। अध्यक्ष कौन? फजल अली। अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर। इसने कहा संसद से या किस सरकार से कहा, संसद से कहा कि इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप लाइए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप लाइए। क्या लाइए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाइए। और फिर इन्हीं के सिफारिश पर सरकार क्या करती है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाती है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया जाता है? 1956 में लाया जाता है, ठीक है ना। किसकी सिफारिश पर लाया जाता है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर या फजल अली आयोग की सिफारिश पर यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन किया गया। एक एक चीज लिखिएगा, एक एक चीज से क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी बातें क्लियर। अब ये पूरा आपका टॉपिक हो गया। अब केवल आपको क्या पढ़ना है? राज्यों का गठन का लिस्ट पढ़ना है। तो एक काम करिएगा जरा, अब एक लिस्ट आप बनाइएगा। एक तरफ लिखिएगा राज्य और दूसरी तरफ लिखिएगा गठन, ठीक है ना। आप एक चीज जानते हैं कि बंबई का नाम सुने हैं? पहले ये बंबई प्रांत था और बंबई को डिवाइड करके दो जो है प्रांतों में डिवाइड किया गया, दो राज्यों में। एक तो गुजरात के रूप में और दूसरा महाराष्ट्र के रूप में। किस रूप में? महाराष्ट्र के रूप में। तो गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में बंबई का विभाजन। तो गठन कब हुआ? तो आपने बताना है कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का क्या हुआ बाबू? गठन हुआ। ये आपको बताना है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि नागालैंड, ये असम से निकाल करके बना था। किससे? असम से निकाल करके, असम से अलग होकर के। तो नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में हुआ। कैसे हुआ? 1963 में। फिर उसके बाद हरियाणा लिखना जरा, हरियाणा का गठन कब हुआ? आपसे ये डेट पूछा जाएगा। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ। कब हुआ? हरियाणा का गठन 1966 में। पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 लाया गया। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया। और हरियाणा कब आया? 1966 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखना जरा 1971। फिर यहां पर लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एक कब? 1971। फिर उसके बाद लिखना जरा मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये तीनों राज्यों का गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डेट आपको से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखना जरा अरुणाचल प्रदेश, गोवा,
और मिजोरम, इनका गठन कब किया गया? तो आपने बताना है कि ये जो है 1987 में गठित किए गए। कब गठित किए गए? 1987। ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोवा है 1961 में मिलाया गया था पुर्तगालियों से, लेकिन तब केंद्र शासित प्रदेश था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। ऐसे आंध्र प्रदेश, गोवा, मिजोरम तीनों 1987, ठीक है ना। और ये 72 में, 71 में, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आना जरा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है ना। इसको 1 नवंबर, इसको 9 नवंबर और इसको 15 नवंबर, 15 नवंबर वर्ष 2000 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि 1 नवंबर 2000 को किसका गठन किया गया? छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर 2000 को किसका गठन किया गया? उत्तराखंड का। 15 नवंबर 2000 को किसका गठन किया गया? झारखंड का गठन किया गया। क्लियर इतनी बातें? फिर उसके बाद लिखना जरा तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब किया जाता है? ये 2 जून, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को गठन इसका किया जाता है, ठीक है ना, 2 जून 2014 को। क्लियर? अच्छा, एक चीज और कि 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली है, दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीव, इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इनको मिलाकर के एक केंद्र शासित क्या बना दिया जाता है? प्रदेश बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 26 जनवरी 2020 को बनाया जाता है। तो नोट करके अब आपको केवल एक पॉइंट लिखना है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र कहां मिलेगा? अनुसूची 1 में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें पूरी आपकी हुई, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपने मुझे सुना, आपने नोट्स बनाया, उसके लिए तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया। थैंक यू।